अस्सलाम वालेकुम। चलें हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाकी ऑन कहाँ चली गई? नहीं, ऑनलाइन तो उतने ही हैं जितने कल थे, मोर और लेस। मैच इस वक्त कौन सा मैच है? सारे मेरी क्लास के बच्चे मैच देखने चले गए। नहीं, मैं शौकीन, मैं कोई मैच देखने थोड़ी जा रहा हूँ भाई। ना मैंने ऐसी कोई बात की थी। मतलब मैंने ये थोड़ी कहा था कल कि मैच देखने पहुंच जाओ। क्या चक्कर है भाई? देखे ना यार। चलें एक दो चीजें रिवाइज करते हैं, जरा टॉपिक पे चलते हैं इंशाल्लाह। तो इससे पहले आप लोगों की कोई क्लास नहीं थी क्या? कुछ बच्चों की थी FAR 2, बाकियों की नहीं थी। इस वजह से ही बच्चे नहीं आते। एक क्लास के लिए बच्चा कहता है मैं नहीं आता, अरे ज्यादा रख दो फिर भी नहीं आता, मतलब बहुत ज्यादा है। समझ नहीं आता, कितनी क्लास से रखेंगे बच्चे आएंगे। जी, आज ऑनलाइन बच्चे थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, मैच का चक्कर। पेपर में। हाँ, के बाबर आज ओपनिंग करेगा नहीं करेगा? गलत है यार। सरफराज को लेना चाहिए था, नहीं लिया। सीरियसली, सरफराज को भी लेना चाहिए था, आमिर को भी लेना चाहिए था, दोनों को नहीं लिया। और शोएब मलिक, तीन लोगों को होना चाहिए था टीम। नहीं, इन तीनों को मतलब अगर रिजवान नहीं खेल रहा तो फिर सरफराज होना चाहिए। तो ये भी मसला है ना यार। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज सुनिएगा, कल जो बातें हमने पढ़ी थी उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे सर हसन से बात करके कोई ऐसा टाइम टेबल हो कि वीक में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2 क्लासेस हो 2 घंटे की। क्या हाल है? 3 दिन नहीं बुलाए आप? जैसे हम तो आएंगे फिर भी, वो एक अलग बात है। तीसरे दिन लाइब्रेरी में तो ज्यादा डेज क्लास ना हो आप। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट MF। मैं 1.5 घंटे से बेहतर है 2 क्लास 2-2 घंटे। क्या ख्याल? फायदा हो जाएगा ना आप लोग, ये ज्यादा बेहतर। कम डेज में ज्यादा पढ़ लें आप। अच्छा बेटा, कुछ बातें सुन लें जो कल पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कल की क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात की। क्या यार, सेल्फ है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। चाहे वो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या क्या एडवांस आवाज कट फाइनेंशियल रही है? मैनेजमेंट। आवाज कट रही है। जी बेटा, अब देखें आवाज आई। ये अब तो आवाज नहीं कट रही है, ये लास्ट रिजॉर्ट है हमारे पास। जी बेटा, मुझे लग रहा अब तो आवाज ही नहीं आ रही शायद। जी सर ऑनलाइन। सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गुड हो गया भाई। बेटा अब सुन ले,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर यहां पर एक और सवाल था, अगर हमसे कोई पूछे हाउ टू मेजर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, तो हमने कहा था इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी। आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू इक्विटी कम होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाएगी। खत्म सी बात। आप किसी कंपनी में पैसा लगा दें, शेयर प्राइस बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। शेयर प्राइस कम होगी तो आपकी वेल्थ कम हो जाएगी। और यकीन ना आए तो आप शेयर्स लेके देख लें, प्रैक्टिकल कर लें। आप आपने जज्बात में किसी कंपनी में घर वालों को कन्विंस करके 2 लाख रुपए लगा दिए और शेयर प्राइस गिर गई, अल्लाह माफ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा आपने किया क्या। अच्छा जी, अगली चीज, जब हम कहते हैं ना मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, और मार्केट वैल्यू इक्विटी कम होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाएगी, ये तो वही वाली बात है, ये एंड रिजल्ट है। व्हाई नॉट के एंड रिजल्ट से पहले कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जिससे पहले ही पता चल जाए कि जिस कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं वो कंपनी राइट ट्रैक पर है या नहीं है। तो हमने कहा था उसमें बेसिकली कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करूं जिससे आपको आइडिया हो जाता है वेल्थ बढ़ेगी या कम होगी, वो सिंपली रेशियो एनालिसिस। और अगर स्पेसिफिक बात करूं तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की मैं बात कर रहा हूं। अगर ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे यार ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता रहा है, फाइनेंशियल है और एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता रहा है भाई वेल्थ बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ रहा है, पीएटी बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है, तो ये वो सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं विच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्या, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। लेकिन फाइनेंशियल के अलावा हमने कहा था कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं। अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करें तो बेटा नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में पहला पॉइंट क्वालिटी। देखें ना, कल भी बात हुई है, आपकी प्रोडक्ट का लेट्स से रेवेन्यू वैसा नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो आपकी कंपनी बिलीव करती है यार ये एक्सपेक्ट कर रही है इतना रेवेन्यू होना चाहिए, उससे बहुत कम है। बट एटलीस्ट आपकी कंपनी इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि जी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब पता है क्या है, सूनर और लेटर आप मार्केट में छा जाओगे, कैप्चर कर लोगे मार्केट, क्योंकि नथिंग इज रॉन्ग विद द क्वालिटी। क्योंकि अगर आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फायदा ही कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारी आवाम यकीन माने, वैसे तो हम बहुत बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारी आवाम का अगर आप एटीट्यूड या बिहेवियर को स्टडी करेंगे ना, आपको लगेगा पैसे हैं ही पाकिस्तानियों के पास। एग्जाम्पल, कोई भी नई कंपनी जब पाकिस्तान में आके अपनी कार लॉन्च करती है, उसके 2 से 3 वेरिएंट होते हैं। सबसे ज्यादा जो वेरिएंट सेल होता है और जिसकी रीसेल होती है वो टॉप वेरिएंट होता है, जो कि सबसे महंगा होता है। भाई अगर देखें ना, आवाम के पास पैसा नहीं है तो जो बेसिक वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा सेल होना चाहिए और वही रीसेल होना चाहिए, उल्टा चल रहा है। मतलब वो लोग भी परेशान है, बोला भाई ये तो मतलब टॉप के अलावा जो दूसरा वेरिएंट है उसको लिफ्ट ही नहीं कराती, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ना अड़ा का। तो आप खुद सोचे ना, एटीट्यूड देखें हम लोगों को। इसका मतलब ये यार क्वालिटी, पाकिस्तानी बंदा बोलता है क्वालिटी चाहिए, तो पैसे का मसला नहीं क्वालिटी चाहिए। तो उन चीजों में अगर आप देखें तो क्वालिटी की बात कर रहा हो, मतलब क्वालिटी। तो इसका मतलब यार क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर एक और चीज हमने पढ़ी थी, मार्केट शेयर।
देखिए अगर आपकी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है तो ये एक साइन है कि आपके बिजनेस के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी भाई, मार्केट शेयर का बढ़ना। फिर हमने कहा था कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको अपने कस्टमर से अगर रिपीट बिजनेस मिल रहा है, आपको अगर अपने कस्टमर से क्या मिल रहा है, रिपीट बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फाई। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आईफोन की, एप्पल की। अगर लेट से एप्पल ने वाकई एक ऐसा आईफोन बना दिया है कि जो एक दफा यूज करता है उसके बाद उसको कोई और स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आता, बार बार वो आईफोन ही यूज करता है, इसका मतलब एप्पल ने क्या किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लिया। ऐसा होता है। मतलब नॉर्मल अगर फॉर एग्जांपल सेट की बात कर लें बहुत से लोग उसमें अगर आप देखें उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स भी वहीं जा रहे हैं, फिर उनके बच्चे भी जा रहे हैं, फिर बच्चों के बच्चे भी वहीं जा रहे हैं और फैमिली डॉक्टर चल रहा होता है। नहीं आजकल मेडिकल साइंस ने, मैं सुन रहा था, तरक्की कर ली है थोड़ी सी एवरेज एज बढ़ गई है, मरेंगे तो सब अल्लाह माफ करे, किले ठोक के तो कोई नहीं आया। तो मुनासिब चलें, अगर सिगरेट से दूर रहें, बाहर के खानों से दूर रहें, तो और तरीके की चीजें खाएं, मैं बता दूंगा आपको क्या खाएं तो नॉर्मली लोग, ऐसे लोग जो ये सब ख्याल रख रहे हो, वो 80 तो मार ही देते हैं। जो अल्लाह माफ करे सिगरेट पी रहा है, ढाबों पे खाने चल रहे, जो आ रहा है बोला आने दे यार, कोई मसला नहीं है कोई होश ही नहीं है बोला यार जाना तो वैसे भी है, खा के तो जाए एक ये वाली आवाम भी होती है। तो ये एटीट्यूड अल्लाह माफ करे 50 के बाद बोनस, ये बेचारे 50 से 60 में ही जा रहे होते हैं, अल्लाह रहम करे। तो हरकतें अपनी होती है, अब क्या करें। तो इसलिए वो डॉक्टर चल जाते हैं बेटा 80 तक चले जाते हैं, तो 2-3 नस्लें तो देख ही लेते हैं लेकिन ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से कहता हूँ अपना ख्याल रखें, आदतें अभी से ठीक कर लें। मॉर्निंग वॉक, आपके लिए वॉक नहीं, मॉर्निंग एक्सरसाइज, रनिंग करें आप अगर अभी वॉक करेंगे तो अल्लाह रहम करे 50-60 में तो फिर हो गया काम बच्चे करा रहे होंगे, बोला अब्बा कुछ तो कर लो, बोला कर तो रहा हूँ, बोला अब्बा लेकिन इसके अलावा कुछ, बोला ओ भाई आराम भी बहुत बड़ी चीज है जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, खत्म, अब तू कर तो खैर वापस आता है। तो पॉइंट है जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब प्लीज सुनिएगा, इससे जरा हटके एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं आता हूं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। अब सवाल ये पैदा होता है किसी भी कंपनी में, पता है इशू कब अराइज होता है, जो कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर। ओके, जो कंपनी का मालिक है ना, वो नाराज कब होता है, जब उसको ये लगे कि भाई मेरी वेल्थ नहीं बढ़ रही, जब उसको लगे कि जो बीओडी है वो ऐसे डिसीजन ले रहा है जिसकी वजह से मेरी वेल्थ डैमेज हो रही है, फड्डा वहां से आता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो कौन लेता है, बीओडी, यस। लेकिन शेयर होल्डर को लगता है कि यार इसने जो डिसीजन लिया है ना, इसने इस डिसीजन की वजह से मेरी वेल्थ को क्या कर दिया है, डैमेज, कम कर दी भाई। सर देखे ना, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का जो ऑनर है, नाराज कब होगा मुझे बता दें, जब जो लोग काम कर रहे हैं, भाई कंपनी तो बीओडी संभाल रहा है ना, डिसीजन मेकिंग तो बीओडी के पास है, शेयर होल्डर गरीब के बच्चे को थोड़ी कुछ पता है। उसको जब पता चलता है, लग पता जाता है हुआ क्या मेरे साथ यार। तो जब उसको ये फील होता है ना कि बीओडी के डिसीजन की वजह से मेरी वेल्थ डैमेज हुई है, तो उसे फिर नाराज होता है शेयर होल्डर। अच्छा, नाराज होके क्या करेगा, ओ भाई आपकी कंपनी के शेयर्स बेच के चला जाएगा कहीं। अच्छा, कि सर फिर मजीद क्या होगा मेरे भाई, जब आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि हमारी वेल्थ कम हो रही है, तो नया थोड़ी कोई आएगा, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होती रहेगी। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सवाल के सर बीओडी ऐसा
कौन सा डिसीजन ले लेता है या कौन से डिसीजन लेते हैं जिससे शेयर होल्डर्स को ये फील होता है कि हमारी वेल्थ क्या हो रही है, डैमेज, कम हो रही है। अच्छा, अगर ऐसे कोई डिसीजन अगर है तो डू दे मेक सच डिसीजन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? ये भी तो एक जवाब है ना, सवाल ये भी है ना कि चलो ऐसा अगर कोई डिसीजन है तो अगला सवाल ये पैदा होता है, भाई ये वो होता है ना, घर पे भी मसले होते हैं, अल्लाह माफ करे, तो पेरेंट्स बच्चे को ये कह रहे होते हैं भाई जान के किया है या गलती से हो गया? बच्चे का वही जवाब है, अब्बा गलती से हो गया। इस पे भी पिटता है, बोला इस तरह से होता है गलती से, आपने अगले को मार मार के अजीब सा कर दिया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, आप बोलो गलती होगी। बोला बेटा एक पंच आपने मारा वो गलती है, मतलब 10-12 मार दिया आपने, अगले ने थाने में रिपोर्ट करा दी और आप बोलो गलती हुई है? ये कोई तरीका है? किन चक्रों में पड़े हुए? बोला अब्बा फिर बॉक्सिंग क्यों सिखाई आपने? बोला भाई तो मोहल्ले वालों के लिए थोड़ी सिखाई है, कोई मिले कूट दे, क्योंकि जो इस तरह की स्किल सीखते हैं उनको फिर बताया भी जाता है कि बेटा तरीके से रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी स्किल वाला बंदा ऑर्डिनरी बंदे से बहुत डिफरेंट होता है। उसको ये स्किल अल्लाह ना करे किसी खास जगह इस्तेमाल करनी है, थोड़ी हर जगह शुरू। लोग बोले पागल हो गए, क्यों? फिर तो मसला हो जाएगा ना, उससे फड्डे के लिए फिर बॉक्सर ढूंढ के लाओ, नॉर्मल बंदा तो नहीं लड़ पाएगा उसके साथ। तो खैर वापस आते हैं, ऐसे कौन से डिसीजन है मैं बताता हूँ। असल में बीओडी में जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, वो डायरेक्टर की पेमेंट का आता है। अच्छा, लोग ये बिलीव करते हैं कि डायरेक्टर की जो पे होती है ना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग कहते हैं अनफेयर है भाई। एक तो होती है थोड़ी बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, तब तक इस बात पे हैं, कहते हैं एक तो इनकी पे बहुत ज्यादा है, जब काम करते हैं बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, और कंपनी छोड़ के जाते हैं तब भी बहुत पैसे लेते हैं। बोला यार समझ नहीं आती, ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी इनके लिए काम कर रही है, इतनी पेमेंट। डायरेक्टर की सैलरी सब बहुत होती, नो डाउट। एक और एग्जांपल, फिर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे आता हूं। देखो कभी कभी पता है क्या होता है, आपका बीओडी रिस्की डिसीजन लेता है। कौन सा डिसीजन? अगर बेटा और रिस्की डिसीजन गलत प्रूव हो जाए, क्या प्रूव हो जाए? गलत, गई वेल्थ शेयर होल्डर की। अब जहन में एक सवाल आता है कि सर अगर रिस्की डिसीजन सही होगा तो बहुत फायदा होगा, गलत होगा तो बहुत नुकसान होगा, तो बीओडी को रिस्की डिसीजन लेने की जरूरत ही क्या है? सिंपल है ना। एक बच्चा कहता है सीधा सीधा चलो भाई ना लो रिस्की डिसीजन। जवाब सुन लें इसका, हर बिजनेस में यकीन माने, हर बिजनेस में सम टाइम कंपनीज एक ऐसे पोजीशन पे आ जाती हैं, दे हैव टू मेक अ डिसीजन, चॉइस ही कोई नहीं है। एग्जांपल ले लें आप, काफी पहले ब्लैकबेरी, काफी पहले ब्लैकबेरी ने सेल फोन के अंदर ना कीबोर्ड की फैसिलिटी दी। सबसे पहले उन्होंने ये फैसिलिटी दी थी, कीबोर्ड की फैसिलिटी दी, आप ईमेल फोन पे कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये उस वक्त ना बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर 2009-10 की मैं बातें कर रहा हूँ। अब लोगों ने देखा यार ईमेल आ रही है, ईमेल जा रही है, कीबोर्ड मौजूद है। वो जो ब्लैकबेरी का सेल फोन था ना, लाइक अ वाइल्ड फायर मार्केट में फैल गया। बिजनेस कम्युनिटी ने उसको हाथों हाथ लिया, यानी कि उसको मिल गई सक्सेस। अच्छा, ब्लैकबेरी को जैसे ही सक्सेस मिली ना, फौरन मार्केट के अंदर न्यूज आना शुरू हो गई कि सैमसंग और एप्पल वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। अब ब्लैकबेरी की प्रोडक्ट हो चुकी थी कामयाब, ये लोग स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे थे। ब्लैकबेरी हैड टू मेक अ डिसीजन, हम भी स्मार्टफोन पे चले हैं टच स्क्रीन पे, या फिर हमारा जो ऑलरेडी एक मोबाइल माशाल्लाह सक्सेसफुल हो चुका है हम उसी पे काम करें। आप देखें ना, आप एक ऐसी जगह आगे आपको कोई एक काम करना पड़ेगा, चॉइस ही कोई नहीं। उन्होंने अपना बहुत दिमाग लड़ाया और उन्होंने कहा यार हम अपने एग्जिस्टिंग डिजाइन पे रहेंगे, ये ऑलरेडी कामयाब है, सक्सेसफुल है। यार टच स्क्रीन चलेगा नहीं स्मार्टफोन, क्यों? वो जो एरा था ना बहुत 2008, 9, 7 की अगर मैं बातें करूं, तब तो ये टच स्क्रीन को बहुत बुरा समझते थे लोग। यार इतना नाजुक सा अड़ाश को, सैमसंग को तो बहुत ही बुरा समझते थे। बोला यार ये क्या फ्लिप वाला हटा, इसको ये तो गिर जाएगा, टूट जाएगा।
हुआ क्या, वो लोग स्मार्टफोन पे नहीं आए, अपने ही डिजाइन पे रहे। सर हिस्ट्री ये कहती है ब्लैकबेरी मेड अ रॉन्ग डिसीजन। आज सेल फोन की रेस में ब्लैकबेरी नजर नहीं आता। अच्छा नोकिया, ठीक है ना, नोकिया को लोग कहते हैं नोकिया क्या किया। सर 10 साल, 1 डेकेड मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया ने राज किया। एक गलती की, गया। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई, दिमाग घूम गया नोकिया का। नोकिया ने कहा नहीं, हम अपनी टेक्नोलॉजी पे रहेंगे, चाहे इसको एंड्रॉयड को नहीं लेंगे। एक गलत डिसीजन। उसके बाद देखे ना कितनी दफा रीलॉन्च हुआ नोकिया, क्या क्या हुआ, लेकिन खत्म। एक गलत डिसीजन। इससे आपको एक चीज सीखनी चाहिए, यानी कि कभी ना कभी कंपनीज को क्या करना पड़ता है, रिस्की डिसीजन लेना पड़ता है। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कहते हैं ठीक है यार, जो मार्केट में आ रहा है ना वही काम कर लो। ये वो लोग होते हैं कहते हैं यार अगर गड़बड़ होगी तो सबके साथ होगी, ठीक है। इस तरह से जो करता है ना, वो उतना ही कमाएगा जो मार्केट के अंदर चल रहा है। लेकिन जो लोग बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं, अगर वो कामयाब हो जाएं तो फिर मार्केट से बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अगर वो मार्केट के अगेंस्ट जाके फेल होंगे तो फिर, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ना गलत डिसीजन के बाद कंपनी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने पास एक हेडिंग दे दें सब लोग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जरा स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको एफएम का, एफएम रेडियो की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आइडिया दिया। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा ये समझते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है क्या। देखिए सबसे पहले ना सिर्फ अप्रेजल की बात करते हैं, समझना। अगर आपके सामने सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, क्या है, एक, ओनली वन। बेटा अगर एक ही प्रोजेक्ट है ना, अप्रेजल का मतलब ये, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। कितने प्रोजेक्ट हैं आपके सामने, सिर्फ एक। एक प्रोजेक्ट के अंदर डिसीजन क्या होता है, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, और कुछ हो नहीं सकता। बात क्लियर हो रही। लेकिन अगर आपके सामने 10 प्रोजेक्ट हैं और आपको कोई एक लेना है, तो मैं वो लूंगा जो सबसे बेस्ट हो मेरे लिए। मैं वो लूंगा जिसमें मेरे शेयर होल्डर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज हो। यानी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम दो में से कोई एक काम कर रहे होंगे हर सवाल में। अगर सिंगल प्रोजेक्ट हमारे सामने होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, या और एक से ज्यादा होंगे तो फिर हम कंपनी को बता रहे होंगे इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया इन्वेस्टमेंट भाई, यही बात है, और क्या होगा मुझे बताएं। आइदर देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल अपॉर्चुनिटी, तो उसमें यही होगा ना, या तो इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट ना करें, या एक से अपॉर्चुनिटी से लेकिन लेनी एक ही है। अगर लेनी एक ही है तो फिर हम क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट हमें लगेगा, जिसमें हमें लगेगा हमारे शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, उनकी वेल्थ ज्यादा इंक्रीज होगी, हम उसको ले लेंगे। मतलब समझाने के लिए अगर इससे हटके एग्जांपल देता हूं, देखिए मिसाल के तौर पर, एक स्टूडेंट अगर सीए के अंदर आ रहा है तो उसके पास और भी बहुत चॉइसेस थे। एसीसी कर सकता है, बीबीए, एमबीए, इन ऑप्शंस पे भी जा सकता है। जाहिर सी बात है वो सारे ऑप्शंस के बाद बच्चा फिर बहुत सी और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि यार बेसिकली मुझे कौन सा XYZ करियर चूज करना है। क्यों, आप एमबीए करते हैं तो एमबीए में तो आप हर चीज थोड़ी थोड़ी सी पढ़ते हैं। यू विल बिकम लाइक एन एमबीबीएस डॉक्टर। लेकिन आप सीए में आते हैं तो आप सर्जन बनते हैं, अकाउंट्स के, टैक्स के, ऑडिट के, सर्जन बन जाते हैं। बन भी जाइएगा, ठीक है। ट्रेन ही रह रहे हैं,
ट्रेनी में बन भी जाए, मेहनत करें और सर्जन बने, बहुत हो गया। तो खैर वापस आते हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अगर हमारे सामने सिर्फ एक प्रोजेक्ट है तो हम उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे, या एक से ज्यादा और एक को लेना है तो हम उन सब में से उसको लेंगे जिसमें हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, जिसमें हमें लगता है हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। अब अगली चीज, जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं तो समझना यार, सवाल ये पैदा होता है हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते ही क्यों है। मतलब सवाल ये कि यार ये नौबत ही क्यों आती है दैट आई हैव टू इन्वेस्ट, या व्हाट आर द रीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझिएगा बेटा, एक रीजन होती है जिसको हम कहते हैं नीड, जरूरत। बोला उसने पैसा लगा दिया, बोला उसको जरूरत थी। एग्जाम्पल, आपकी कंपनी के पास एक फिक्स एसेट है। कौन सा एसेट है? फिक्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सुनना, वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ओ भाई, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने वाली है। यू हैव टू रिप्लेस, चॉइस ही कोई नहीं है ना। आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, ये आपकी जरूरत थी। समझ में आ रही बात? नीड, जरूरत। तो इसका मतलब यार अगर हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी समटाइम तो रीजन क्या होगी, यार नीड थी भाई इसलिए लगाया पैसा। जैसे होता है ना, कुछ रिलेटिव्स आपने देखा यार उन्होंने घर बड़ा रेनोवेट कर दिया, ये आपने यार, आपने फूफा जी मजे आ रहे हैं आपके। बोला कौन से मजे आ रहे हैं? बोला घर इतना रहा। बोला यार छत गिर रही थी, पानी टपक रहा था, जरूरत थी बेटा, इसलिए सब कुछ किया। खुशी नहीं हुई हमें लगाते हुए पैसे। बोला लेकिन फूफा जी कुछ पैसे लगा भी दो यार। बोला भतीजे, पैसे जमा करने में जो मजा है ना, लगाने में नहीं है। हाँ ना भूपा जी, मतलब बलगाद रखे हैं, जमा करते करते कहीं निकल ना जाना। मतलब बहुत ही बदतमीज भतीजे हैं आप हमारे। आपने, मैं बदतमीज नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। ऊपर जाके एक अरमान ही रह जाएगा, कुछ स्पेंड तो कर देता। क्योंकि कुछ लोगों की अल्लाह पाक ड्यूटी लगा देते हैं, उनका जिंदगी भर एक ही काम होता है, पैसे जमा करना करना करना, ऊपर चले जाता है। फिर जिनको छोड़ के जाते हैं वो भी ऐसी होते हैं, वो लोग वहां से शुरू करते हैं, वो भी जमा करना करना, फिर ऊपर सब मिलते हैं। हाँ बोले कितना छोड़ के आया है? बोला आपने जो ना उससे बहुत ज्यादा छोड़ के आया। बोला होगी मुलाकात। बोला आ जाओ, लेटो शुरू। क्योंकि ऐसा नॉर्मली, सॉरी टू से, ये कंजूस बंदे का थोड़ा एंड में है ना बचत के चांसेस कम है। क्योंकि जो कंजूस बंदा होता है अल्लाह वहां, फिर वो डिफरेंट जगहों पे डंडी मार जाता है। वो फिर जक़ात के अंदर भी उल्टी सीधी हरकतें करेगा, फिर और भी हरकतें करेगा, क्योंकि उसको एक नशा है सिर्फ पैसा जमा करने का। तो ये हमारा एक अपना स्टाइल है भाई, हमें ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आती। इस्लाम भी ये कहता है जो आपके पास है, मतलब उस लिहाज से ही आपका रहन सहन होना चाहिए। शो ऑफ की बात नहीं करते, लेकिन अब ये देखो जो एक बंदा मतलब एक अच्छी जगह खाना अफोर्ड कर सकता है, वो कह रहा है नहीं मैं ढाबे पे जो मजा है ना वो अलग ही, और ढाबे में बोला वो वाला जहाँ उधार चलता है। जी बेटा, सब चीजें होंगी, सब चीजें होंगी, रिटर्न भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप जो पैसा लगा रहे हो वो आपकी क्या है? नीड है ना, जरूरत है ना। मैंने एग्जाम्पल ले लें, होंडा के पास एक पूरी असेंबली लाइन है, और भाई अगर वो असेंबली लाइन खत्म हो रही है, उसकी लाइफ पूरी हो रही है, तो होंडा को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सुनो, अब वो पूरी कैलकुलेशन करेंगे कितना पैसा लगेगा, कितनी सेल होगी, इसकी लाइफ कितनी होगी, लेकिन जो पैसा लगा रहे हैं वो उनकी क्या है? नीड है। सेकंड, समटाइम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पता किसकी वजह से? आइडिया जनरेशन की वजह से। अब ये आइडिया जनरेशन क्या चीज है बताता हूं। कभी कभी कंपनीज में ऐसा भी होता है कि कुछ काम के जो मैनेजर थे उनको बुला लिया और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट हो गया कि सोचो यार बताओ कहां पैसा लगाएं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अब हर बंदा अपना अपना आइडिया दे
के तौर पे अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूव इन पिक एक होटल है, ठीक है, अच्छा होटल है हमारे पास, वही 5 स्टार में शायद आता है। अब अगर मूव इन पिक ने अपनी मैनेजमेंट के टॉप बंदों को बुलाया और बोला बताओ भाई कहाँ पैसा लगाएं, क्या कुछ नया करें, एक ने कहा एक काम करते हैं हम, मूव इन पिक वाले टेलरिंग की फैसिलिटीज दे देते हैं, एक ने कहा नहीं शेफ के कोर्सेज लॉन्च कर दो, एक ने कहा यार एक काम करो इसी के अंदर एक यूनिवर्सिटी बना लो या बाहर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लो और लोगों को जो है ना होटलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वालिफिकेशन देना शुरू कर दो। बहुत से आइडियाज आए। जब बहुत से आइडियाज आ जाते हैं, हर आइडिया पे काम नहीं होता। जब बहुत से आइडियाज टेबल पे आ जाएंगे तो फिर उनमें से कुछ आइडियाज हटा देंगे हम। हो सकता है भाई बहुत से आइडियाज हमें सूट ही ना करें। अब सर टेलरिंग का काम मूव इन पिक को थोड़ी सूट करता है, अजीब सा हो जाए, मोहल्ले के अहले मेले पहुंच, मैंने यार आप अंदर कैसे आ गए, बोला डोर से ही आया हूँ, मतलब ऊपर से तो नहीं आया। बोला यार, बोला भाई आपने ही फैसिलिटी दी है टेलरिंग की, आ गए आपके पास। तो पॉइंट ये कि यार हर काम उनको शायद सूट ना करे। तो इसका मतलब है जब बहुत से आइडियाज आएंगे तो फिर हम क्या करते हैं, उनमें से उन आइडियाज को हम उठाते हैं, एक तो हमें सूट करे और प्लस हमें लगता हो कि वी हैव द स्किल्स कि हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तानियों में सब में एक चीज कॉमन है, हम किसी को कुछ भी करते हुए देखते हैं और पैसे कमाता हूँ दौड़े यार मैं भी ये करूं मैं भी ये करूं। हो सकता है आपको सूट ना करे, हो सकता है वो स्किल आपके अंदर हुई ना हो जो उसके लिए चाहिए। काफी पहले कुछ लोग सिंगापुर चले गए। अब सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव और किसी ने गलती से वहां समोसे भी बिक रहे थे, एक समोसा लिया द वे बैक, पाकिस्तानी 180 रुपए का सर एक आपका समोसा। नेट हैंग कर रहा है। बोला यार यही काम करेंगे, बोला चार्टेड अकाउंटेंट बन के सिंगापुर में समोसे बेच। नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, लेकिन यार हो सकता है आपको सूट ना करे, जुल्म है ना यार, किसी को कुछ भी करते हुए देखो हाँ यार। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपका नेट हैंग कर रहा है सबर बार। कर सबर कर दो, आ रही है। सर आप म्यूट हो गए। ये किसने हरकत की है भाई, दो आवाजें हैं इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही। अब तो सही है ना बेटा, अब तो म्यूट नहीं है भाई। नो सर। चलो गुड हो गया। अच्छा सुनिएगा, बास बच्चों को मैं बता रहा था, एक शरारती बच्चा, सुन ले, उसने अपनी अम्मी को बोला अम्मी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है और ख्वाब भी आया मुझे। बोला क्या? बोला अगर हम अपने घर को की खुदाई शुरू कर दें तो नीचे से सोना निकलेगा, गोल्ड निकलेगा। अबे अम्मी ने कहा बेटा तबीयत सेट है, हम फ्लैट में रहते हैं बेटा। बोला तभी तो कह रहा हूँ गोल्ड निकलेगा नीचे वालों का। गलत है ना सर। वो काफी पहले एक बच्चे ने हरकत की भी, अल्लाह माफ करे, दुनिया से चला गया, अल्लाह रहम करे। पाकिस्तानी नहीं सुधरे, पता नहीं कौन सी मूवियां देख लेते हैं, फिल्में देख लेते हैं, वल्लाह आलम जमीन खोदेंगे वहां से गोल्ड निकलेगा। वो मेरे भाई हमारे यहाँ से गटर का पानी निकलेगा। खुद सोचे, वो तो बेचारे की बैड लक थी कि कुछ गटर का पानी निकल जाता वहीं छोड़ देता हूँ। खुद सोचे ना, हमारे मतलब हमारे लोग गोल्ड जमीन में छोड़ के जाएंगे, टूथपेस्ट के अंदर थोड़ी सी बच जाती है वो नहीं छोड़। उसके लिए एक मशीन रखी है जिससे वो भी बाहर आ जाती है, गोल्ड छोड़ के। मेरे भाई गले हुए जो अल्लाह माफ करे जो फ्रूट होते हैं ऊपर से काट देते हैं, जो बच जाता है खा लेते हैं। गोल्ड छोड़ के जाएंगे। अबे यार थोड़ा खुदा का खौफ रखो।
कैसे इन चक्करों में पड़े हुए मेरे भाई, हमारा तो बस नहीं चलता ना। आप देखें ना, अक्सर वो लोग जिनके गांव इधर उधर हैं, जब वो कराची से जाते हैं, आप चेक कर लें, बसें भरी हुई होती, चारपाइयां तक लेके जा रहे होते। बोला भाई कुछ तो छोड़ दे, उनका बस नहीं चलता। अगर जमीन यहां से जा सके ना, जमीन भी उखाड़ के ले जाए। खैर वापस आते हैं, तो बड़ा हर आइडिया पे काम नहीं करना होता। चले भाई, बहुत से आइडियाज थे, एक आधा आइडिया को उठा लिया, हमने इस पे काम करेंगे। फिर अगला स्टेप पता है क्या होगा? बहुत से आइडियाज में से आपने एक आधा आइडिया सेलेक्ट कर लिया, फिर अगला स्टेप होता है फाइनेंस रेस करना। भाई इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? या तो जरूरत है आइडिया जनरेशन, बहुत से आइडियाज में से एक दो आइडिया उठा लिया आपने, तो भाई पैसा तो रेस करो। समझ में आ रही है बात? क्या बगैर फाइनेंस रेस की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? नो, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। मतलब जैसे एक बंदा बोलता रहा यार मुझे अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया, भाई आपने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं? बोले यार पैसे नहीं है बस। बोला कहाँ जाना है? बोला अमेरिका। बगैर पैसों के कैसे यार? समझ से बाहर है। अच्छा, ऐसे लोगों को फिर ऐसे लोग टक्कर भी जाते हैं जो बगैर पैसों के अमेरिका लेके जाते हैं। क्यों? जितने होते हैं उनसे वो ले लेते हैं, अमेरिका तो फिर भी नहीं आते। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। काफी पहले हमारा एक दोस्त बना था, टेम्पररी, बहुत पुरानी बात है। जेरीस वाले भी लूटते हैं लोगों को, अल्लाह माफ करे। इन्होंने कुछ निकाला कि जी आप बस डॉक्यूमेंट इतने ये लेकर आए, अमेरिका का वीजा लग जाएगा। नॉमिनल सी फीस थी, सब पूरा मुझे लगता है कराची पहुंचा हुआ था, हम भी पहुंचे भाई। हम उस वक्त पढ़ने वढ़ने से तो कोई ताल्लुक था नहीं, अर्ली क्लासेस पे थे, दोस्त भी ऐसे मिले हुए थे। उसने भी अप्लाई किया, मैंने भी किया। दोस्त कह रहा है यार, बोला अब उसकी नीयत देखे मैंने। बोला यार अगर अभी मेरा वीजा लग गया ना, मैं यार तू क्या करेगा पहले दिन? क्या करेगा अमेरिका में? पहले दिन नाचूंगा वहां जाके। इसीलिए उसका वीजा नहीं लगा। मैं नाचते हुए कहीं गिर जाता, नया मसला होता। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, पैसा रेस करना। अच्छा भाई पैसा रेस कर लिया, इन्वेस्ट करना या तो हमारी नीड थी, आइडिया जनरेशन था, बहुत से आइडियाज थे, किसी एक को उठाया, फिर क्या किया? फाइनेंस रेस। भाई फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया, अब बेटा इंप्लीमेंट कर दो। क्यों? फाइनेंस रेस कर दिया है और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, फायदा क्या? मतलब फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा? अब पैसा लगाओ, इंप्लीमेंटेशन। खुद सोचे ना, इसका तो फायदा ही नहीं है ना, रोजाना प्लानिंग चल रही है। मतलब लेट्स से एक फैमिली है, उन्होंने अपने बच्चों को भी पागल कर दिया, रोजाना बैठ के यही चल रहा होता है, बेटा ये 5-6 ऑप्शन है, कौन सी तालीम आप लेंगे? मतलब डिसाइड कर लिया, मतलब ये एक दो हटा दे, मतलब जो बच गई है, मतलब बोला बची भी तो एक ही है, इसमें तो मैं खाली बीबीए नजर आ रहा है। मतलब सही है, बीबीए कर लेंगे हम। बोला लेकिन उसमें तो पढ़ाई नहीं होती। बोले नहीं, पढ़ाई होती है उसमें, इसके बाद दोस्तों को मैंने देखा है बहुत पढ़ते रहते हैं, अक्सर खुश जाते हैं यूनिवर्सिटी, खुशी खुशी वापस आते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, पेपर हो ना हो, पेपर से पहले भी खुश, पेपर के बाद भी खुश, हर वक्त खुश रहते हैं, रिजल्ट वाले दिन भी खुश। तो बोला बीबीए ही करा दे। बोला यूनिवर्सिटी भी आपने ऐसी चूज की, अल्लाह माफ करे, इसका तो नाम ही नहीं सुना। बोला यही बेहतर है, मतलब इतनी टेंशन नहीं होगी। आपको तो पता हम टेंशन में आ जाते हैं, तो घर वाले बोले बेटा तेरे इरादे देख के हम टेंशन में आ रहे हैं, अब तू एक काम कर बेटा, आ जा सीए की तरफ, आई कैब। बोला ये क्या बोल रहे हैं आप? बोला आई कैब, नवाफिल पढ़ लेना रात में, सुबह एडमिशन लेना है। और नींद की गोलियां हम तो मुझे दे देंगे ताकि सुबह एडमिशन ले। खैर वो आता है पीआरसी, हंसते खेलते निकल जाता है, समझता है यही दुनिया है, टेंशन ही कुछ नहीं है। पीआरसी मतलब आंखें खुलती हैं, पड़ जाती हैं आंखें, ये क्या भाई, ये क्या शुरू हो गया? और मजे की बात, कैफ के बाद जब सी फैम में जाता था बिल्कुल ही यार ये क्या है, खाली बुक वहां पे शुरू होती है, पर खत्म नहीं होती। अल्लाह रहम करे। तो बेटा इम्प्लीमेंट, अच्छा इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या मैं कह सकता हूँ इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल भी होना चाहिए, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए।
क्यों? आप मुझे बताएं, इंप्लीमेंट करके छोड़ दो, कोई मॉनिटरिंग ही ना करो, तो मैं क्या कह सकता हूं? जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा। जाओ, तो खुद सोचे ना, इन्वेस्टमेंट कर, मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहिए या मॉनिटरिंग होनी चाहिए? कंटिन्यूस सुपरविजन होना चाहिए ना, ताकि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको हम क्या कर सकें जी। तो इससे बिल्कुल हटके एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यकीन माने, आप अपने घर के करीब कोई जगह ले लो इन्वेस्टमेंट की खातिर, और कुछ क्या लंबे अरसे तक आप उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखो। अब आप जब देखेंगे ना तो जगह नहीं होगी, मतलब वहां कोई और ही लोग होंगे, हालांकि आपका घर करीब है। यू मेड वन मिस्टेक, नो मॉनिटरिंग आफ्टर इन्वेस्टमेंट। हमेशा दिमाग में क्या था, घर के करीब ही है, घर के करीब ही है। ऐसी कार्रवाई डलेगी, आप बोले हुआ क्या है, और जानने वाली बेवकूफ बना देते। ठीक है, क्योंकि सारे लोग अल्लाह माफ करे सही नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बंदा जवानी में ठीक नहीं है बुजुर्ग बन के ठीक थोड़ी हो, बुजुर्ग बन के अलग ही चल रहा हो। फिर इन मामलों में बुजुर्ग ही सामने आ जाते हैं, जवानी में होते हैं टेढ़े बुजुर्ग। आप चले गए, आपने कहा ये मेरी शॉप पे, बोला चाचा जी आप कौन है? बोला बेटा आप तो यूज कर नहीं रहे थे, हमने कहा कब्जा शब्जा ना हो जाए तो बैठे, टेंशन नहीं लो, चीज तो तुम्हारी है अल्लाह के नजदीक, हमारा क्या, बच्चों की तरह हो तुम हमारे, रेंट वेंट का भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी मर्जी है, कोई और कर लेगा कब्जा। आना नहीं, नहीं अंकल। अब कुछ और अरसा गुजरा, अब अंकल ने बातें चेंज कर, बोलो बेटा आज आप आ गए, दोबारा मत आइए। क्या हो गया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अंकल? बोला ये अंकल अंकल बहुत हो गया, ठीक, वरना बिला वजह मैं अपने बेटों को बोलूंगा मसला हो। ऐसे जो मेरा बेटा ही है। हाँ अंकल, बोला देख लो, मतलब तो पहले तो हम आपको थोड़े बहुत पैसे दे देते, लेकिन आप इतना लेट आए कि मेंटेनेंस देते कि सारी दुकान के पैसे पूरे हो गए, उल्टा आपको देने पड़े। ना, हमारे लोग बहुत डिफरेंट है, अल्लाह रहम करे। और समटाइम तो लैंडलॉर्ड ही बिगड़ जाता, उसने प्लाजा बनाया, बना के बेचा, लोगों ने नहीं ली पोजीशन, वैल्यू बहुत बढ़ गई, उसका दिमाग घूम गया, उसने कहा मैंने तो बहुत सस्ती बेची है दुकानें, चलो भाई उसी ने कब्जा कर लिया। बहुत डिफरेंट है हमारे लोग, एंड में जाके पिट रहे होते हैं, कुट खा रहे होते हैं, फिर बोल रहे होते हैं वापस भेज दो। वापस कैसे भेज दें, वन टाइम मूवी है, अब तू उसी दुकान को ऊपर बुला और मसले हल करवा, अल्लाह रहम करे। तो बेटा इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होना चाहिए? मॉनिटरिंग। बात समझ में आ रही है? अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। जैसे एजुकेशन का जो कल्चर पाकिस्तान में है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। कैसे? 90% में कहता हूं, 10% एक्सेप्शन है उसको छोड़ दें, बट 90% जो एजुकेशन है ना उसमें एक चीज कॉमन है, वो है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। सो 90% पेरेंट्स वो बच्चों की एजुकेशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं, इतने इन्वॉल्व होते हैं, बच्चा उनके डर के चक्कर में पड़ रहा होता है। बोला भाई इनको कुछ ना हो जाए, पढ़ ही लूं ज्यादा बेहतर। हर वक्त पूछते रहते हैं बेटा क्या हुआ, क्लास कैसी थी, पेपर कैसा हुआ, एफिलेट तो हो जाओगे ना, कुछ कर तो लोगे लाइफ में। बोला माँ टेंशन नहीं ले, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, पेपर तो मेरा अच्छा ही होना है। बोला बेटा लेकिन इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? बोला अम्मा आउट तो करवा लिया था ना, तो पेपर तो अच्छा होगा। टेंशन नहीं ले। बोला रिजल्ट, बोला उसके लिए पैसे दे दिए तो पास भी हो जाओ। इसी तरह पास हो गए। और जॉब, बोला वो तो पहले से ही दे चुका हूँ पैसे जॉब के। बोला वो कहाँ से है? बोला अब्बा का प्लॉट बेच के उसी को तो दिए। बोला ये किस तरह की औलाद है? बोला आपकी ही है, मतलब देख ले, मतलब अब्बा को नहीं बताइएगा। बोला बताना तो पड़ेगा, उन्होंने आपके दादा से मारा था और हमने यहाँ कर दिया, अल्लाह माफ करे। ऐसे ही हुआ ना, वहां से यहाँ से बच्चे की जॉब लग गई। अल्लाह रहम, वापस आ। तो बेटा ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना पेरेंट्स की, तो कहीं अब्बा अम्मा दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, और बात जगहों पे मैं देखता हूँ वालदा की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, अब्बा जी की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। अब्बा की इन्वॉल्वमेंट वही होती है बस डांटने वाली,
पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अब आप ऐसे बोलोगे तो बच्चा क्या बोलेगा, पढ़ी तो रहा हूं। बोला क्या कर रहे थे? बोला मैं रूम में पढ़ रहा था, आप आए अब तो आपसे मिलने आया हूँ और आप ऐसे बोल रहे यार, डरा दिया मुझे यार। बोला आप कहाँ डरते हो यार? बोला नहीं अब्बा ऐसी बात भी नहीं है। अब कल मारा है आपने, मैंने कुछ बोला मतलब? पिटे हम आपसे कितनी दफा। बोला तो मस्ती करते हो तभी तो पिट रहे होते। बोला इतने बड़े हो गए तब भी कूट रहे होते हैं। उधर से बड़ा भाई आ गया, बोला भाई तमीज से बात कर अब्बा यार। बोला भाई आप भी पिटे थे भूल गए क्या? अलग फैमिली चल रही। तो बेटा सिर्फ आप लोगों को 90% फैमिलीज में एडमिशन के बाद घर वाले छोड़ नहीं देते, वो बेचारे पूछ। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट या तो जरूरत थी या क्या था, आइडिया जनरेशन। अब बहुत से आइडियाज आ जाए तो हर आइडिया पे कहा, अच्छा उनमें से उन आइडिया को लिया जाएगा जिसमें हमें लगता है भाई ये इसके लिए स्किल्स है हमारे पास, हमें सूट करता है, उस पर काम करेंगे। फिर क्या करोगे, क्या रेस करोगे, पैसा। उसके बाद इम्प्लीमेंट, फिर बेटा मॉनिटरिंग। क्यों, इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर आपने मॉनिटरिंग नहीं की, फिर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है वो ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होगा, अचीव नहीं होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, बातें रिपीट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो हमारी नीड होती है या फिर क्या होता है, आइडिया जनरेशन। अगर आइडिया जनरेशन है तो हर आइडिया पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ उन आइडियाज को लिया जाता है जिसको हमें लगता है इस पे काम करने से फायदा हो सकता है। फिर हम क्या रेस करते हैं, फाइनेंस, पैसा आ जाता है। फिर मॉनिटरिंग, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अब सुनिएगा, लेट्स से अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो चीजें हमने सीखनी है उस पर आ रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए, लेट्स से माशाल्लाह आप एक मिनट के लिए ज्यूम कर लेते हैं भाई, सीए बन गया, आप हो गया सीए आपका। वो जो ड्रीम आपने, आपके घर वालों ने और मोहल्ले वालों ने देखा था कि ये बच्चा सीए बनेगा, और सीए बन के सिर्फ घर की नहीं मोहल्ले की गुर्बत दूर करेगा। अबे आपने अलगाद रखो भाई, इतने घर है मोहल्ले में, मेरी सैलरी तो खत्म हो जाएगी, घर तक नहीं पहुंचेगी। बोला नहीं बेटा लेकिन हर महीने देख तो आनी चाहिए सैलरी से। बोला 1000 घर है, एक देख 12,000 की है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर। अरे क्या हो गया भाई, 12 लाख और हर महीने। हमें मोहल्ला चेंज करना पड़ेगा, देख नहीं आ सकते। खैर अब देखिए, आप सीए बन गए भाई, लेट्स से कंपनी ने आपको डायरेक्टली उठा के फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया और आपको उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया और आपसे कहा ये बताओ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। अब सुनिएगा भाई, अब जब कंपनी के लेवल पे बात होगी ना इन्वेस्ट करें या ना करें, तो भाई आप किसी टेक्निक को फॉलो करोगे जिसकी बेसिस पे आप बताएंगे इन्वेस्टमेंट करें तो क्यों करें और इन्वेस्टमेंट ना करें तो क्यों ना करें। ऑफिस में ये नहीं कह सकते आप 2 दिन के बाद बुला लिया सीनियर ने, बोला बताओ भाई इन्वेस्ट करेंगे ना करें। आपने कहा मेरा दिल कह रहा है कि लगा दो पैसा। बोला बेटा ये आप क्या बोल रहे हो, और बोले जो प्रोजेक्ट भी है ना उसमें मेरा दिल कह रहा है कि आप पैसा ना लगाएं। बोला बेटा आप अपने दिल पे बुक क्यों नहीं लिखते, बिला वजह सीए बन गया आप। यार ये कैसे जवाब दे रहे, मेरा दिल कह रहा है। तो वो भी कहेंगे हमारा दिल कह रहा है कि आपका पिटने का टाइम आ चुका है। हो सोचा। तो बहुत सीधा सा पॉइंट है भाई, कोई टेक्निक यूज होगी तो प्लीज सुनिएगा, वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई। वो मैं और आप यहां सीखने वाले, क्योंकि आप ऑफिस में जब बोलेंगे ना इन्वेस्ट करें तो कहेंगे रीजन, कौन सी टेक्निक यहाँ आएगी। तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे एनपीवी, शायद कभी नाम सुनो। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सुनिएगा, एनपीवी नेट। अब एनपीवी क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है,
एनपीवी अगर पॉजिटिव आती है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, एनपीवी नेगेटिव आएगी तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, एनपीवी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें, और उन बेसिक बातें बताने के बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, उन बेसिक के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनपीवी के प्रिंसिपल बताऊंगा। एनपीवी कैलकुलेट करने की भी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन पहले प्रिंसिपल्स में नहीं जा रहे, पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ताकि प्रिंसिपल समझ में आ सके। ये प्रिंसिपल समझने का प्रिंसिपल है कि पहले बेसिक सीख लो, डायरेक्ट प्रिंसिपल में जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। अब सुनिएगा, पहली चीज तो इसके बाकायदा प्रिंसिपल है जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली चीज सुन लें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस दिन आप क्या करते हैं सर, वो कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है, जिस दिन आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको टाइम जीरो कहते हैं, या फिर हम उसको क्या होते हैं, ईयर जीरो। तो बेटा अगर आपसे कोई एक सिंपल सवाल पूछ ले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम जीरो का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बता दो, टाइम जीरो, तो हम कहेंगे टाइम जीरो का मतलब है पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वो टाइम है जिस दिन इन्वेस्टमेंट की है भाई। तो जिस पॉइंट पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, ईयर जीरो। लॉजिकली टाइम काउंट ही कब होगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद। मैं खुद सोचे ना, एक बच्चा सीए कब बना, अबे तो सीए में एडमिशन तो ले, उससे वहां से टाइम काउंट करेंगे ना, बचपन से थोड़ी काउंट करेंगे। जब एक बच्चा जब तक आई कैप का स्टूडेंट ही नहीं है तो आई कैप का टाइम थोड़ी काउंट होगा, जब बनेगा वहां से टाइम काउंट करेंगे। तो पहली चीज सीख ली बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, टाइम जीरो। अगली चीज सुनिएगा, फिर हम इस पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। बेटा जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, पहले क्लियर कीजिएगा, पहले आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट। पहले क्या मैं कह सकता हूं, कैश का आउटफ्लो होगा, यस या नो। देखे ना, जब तक कैश का आउटफ्लो नहीं होगा इनफ्लो तो आ ही नहीं सकता। सिंपल रूल है ना यार, पहले इन्वेस्ट करो बाद में उसका फल खाएं आप। हमारा बच्चा अलग है, कह रहा है पहले फल खाऊंगा बाद में इन्वेस्ट करूं। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है सक्सेस। सक्सेस ये कहती है कि भाई आप पहले एफर्ट्स करें, इन्वेस्ट करें, योर टाइम, योर हार्ड वर्क, योर कैश, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। हमारा बच्चा उल्टा चल रहा होता, कहता है पहले सक्सेस तू मिल, फिर मैं पैसा भी लगाऊंगा, मेहनत भी करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है। अच्छा हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम सक्सेसफुल बंदे क्यों जब देखते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो चुका होता है, हम उसके पीछे के जितने रगड़े वो तो नजर ही नहीं आते। मैंने यार तो लकी बंदा है भाई, ये लकी, इसकी स्टोरी सुनो ठंडे हो जाएंगे आप। मैंने एक बंदे की मैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैं समझता था इसने इतनी स्ट्रगल नहीं की, उसने बताया भाई वो तो 90s के दौर से अल्लाह माफ करे ना होने के बराबर पैसे कमाता था, आज अगर वो कहां से कहां पहुंचा है, बड़ी लंबी स्ट्रगल। अच्छा हमें वो बैकग्राउंड तो पता ही नहीं होता, हम डायरेक्टली एंड रिजल्ट देख रहे होते। एक तो ये गलत कर, इससे होता क्या है, ऐसे लोग जो डायरेक्टली एंड रिजल्ट देखते हैं वो बेचारा खुद डीमोटिवेट हो जाता है, किसी से कंपेयर ही नहीं कर। आप जैसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, अरे नहीं सर रहने देता, एक से बढ़ के एक है, आई सेड आप जैसा कोई नहीं। सब प्रूफ में बहुत सीधा सा प्रूफ है भाई, आप चेक कर लें, अरबों लोग हैं दुनिया में माशाल्लाह, दो लोग ऐसे नहीं है जिनके थंब इंप्रेशन सेम हो। भाई थंब प्रिंट सबके सेम थोड़ी है, तो खुद सोचे ना, अल्लाह पाक ने मतलब कितने लोग दुनिया में अल्लाह पाक ने भेजे हैं भाई, लेकिन दो ऐसे नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट सेम हो। तो ये प्रूव है ना, आप जैसा कोई और नहीं है भाई।
तो व्हाई यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन एल्स? आप कितना आगे जा सकते हैं तो आपको पता है ना। आपने कभी अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम ही नहीं किया। आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम करके तो देखो, रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम ही नहीं करते। तो पहले इन्वेस्ट करेंगे, आउटफ्लो, उसके बाद कुछ इनफ्लोस। अब देखिएगा इसे, अभी मैं प्रिंसिपल्स पे नहीं आ रहा, जो हमने आना है क्योंकि सारा प्रिंसिपल्स का इंशाल्लाह। इसे देखिएगा 1 मिनट के लिए। अच्छा, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है, हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, ठीक है। सेल्स आ रही है लेट्स से 40, 60, 70। वेरिएबल कॉस्ट है 25% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई? 25% ऑफ सेल्स। इसका 25% लूंगा, कितना? 10,000। ये कितना आ जाएगा भाई? 15। और ये 17,500 या कुछ और? बता दो भाई, यस या नो। ऐसे सेल्स आ गई। फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। लेट से यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 5,000 है, यहाँ भी 5 है, और लेट से यहाँ 6। ये सारा डेटा अपने से अज्यूम किया भाई, सिर्फ ये बताने के लिए जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो शुरू में इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद इनफ्लोज भी आ रहे होते हैं, लेकिन आउटफ्लोज भी होते हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है आउटफ्लो के बाद खाली इनफ्लो ही चल रहे। मैं सेल हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट लग ही नहीं रही, कोई बिजनेस चला रहे, कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं लग रही, या इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ पैसे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर। अब नेट ऑफ करते हैं। जी बेटा, इसको भी नेट ऑफ करें, कितना आ रहा है? अब सही है, बता मैं, ये कितना आ रहा है? कितना? 40। और ये बता 46,000। चेक करे भाई, मिला? अब इशू क्या है? अब इशू ये, प्लीज सुनिएगा, देखिए टाइम जीरो का मतलब है आज की बात हो रही है। T1 का मतलब क्या है? 1 साल के, फिर ये 2 साल के बाद, और ये, अब समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं यार, ये जो आज की वैल्यू है ना, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है। ये 1 साल के बाद की वैल्यू, तो ये कौन सी वैल्यू है? ये 2 साल के बाद की वैल्यू, ये भी कौन सी वैल्यू है? प्रॉब्लम क्या है? मैं डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यूज को उठा के एड वेड करके इसमें से माइनस नहीं कर सकता। क्यों? ये कौन सी वैल्यू है? ये सब एक टेक्निक है जिसका नाम है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। डिस्काउंटिंग इज अ नेम ऑफ टेक्निक इन विच वी कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंटिंग में आप फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते वैल्यू में। अच्छा, डिस्काउंटिंग हो नहीं सकती बगैर डिस्काउंट फैक्टर के। अब यहां देखिएगा, डिस्काउंट फैक्टर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। डिस्काउंट फैक्टर को, लेट्स से कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, देखिएगा कितने परसेंट है? 10। जागते रहेगा, ये 1 आ गया, 0.909, 0.826 और 0.751, ये डिस्काउंट फैक्टर्स है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। सवाल ये पैदा होता है डिस्काउंट फैक्टर आते कैसे? यहां देखें, वन अपॉन वन एन। देखिएगा, आर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 10% को ना, 10% को
0.1 लिखा जा सकता है। बात क्लियर हो रही? अगर r की जगह 0.1 हो और पहले से 1 हो तो ये 1.1 हो जाएगा। यस नो? अगर इसको आप 1.1 को 1.1 से डिवाइड करो, चेक कर लो 0.909 आएगा। अगले साल के लिए कुछ भी नहीं करो, इसको 1.1 से डिवाइड करो, चेक करें 0.826 आ रहा होगा। फिर आप 0.826 को 1.1 से डिवाइड करें, चेक कर लें यार सब क्या। यस नो? आइडिया हो रहा है डिस्काउंट रेट आएंगे कैसे जुड़ा? यस या नो? क्लियर? हाँ बिल्कुल, एक और काम भी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के लिए आप पावर 2 कर लें, थर्ड ईयर के लिए पावर 3 कर लें, वो उससे कोई मसला नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगी। इसको कहेंगे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो। क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। बड़े 50,000 नेगेटिव आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 25,000 को 0.9 राउंड ऑफ कर दिएगा, मसला कोई नहीं। 22,725। 40,000 को मल्टीप्लाई करो 0.826। 33। 46,500 को मल्टीप्लाई करो 0.34,000। अब ये सब प्रेजेंट वैल्यूज आ चुकी हैं, इन सब को ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे 50,000 को, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये 50,000 नेगेटिव है, इन तीनों को ऐड करके बताएंगे क्या आता है। 22,725 प्लस 33,040,34922 कितना है जी? 9। जी ऐसा है। पॉजिटिव 40,000। अब एक सुनिएगा, फिर इसे कॉपी करें जो भी। पॉजिटिव आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, समझना। जैसे ही मैंने देखा पॉजिटिव है एनपीवी, मैंने कहा इसमें इन्वेस्ट कर लो क्योंकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। वजह सुनिएगा, ये व्हाइट बोर्ड पे हर चीज सामने है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। इसको देख के क्या मैं कह सकता हूं, हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद ये बचेगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। बेटा यहां तक आते हुए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी माइनस होगी ना, यहां तक आते हुए वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस होगी, फिक्स कॉस्ट भी माइनस होगी, तो हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद ये बच रहा है। अब मुझे बताओ, अगर हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद कुछ बच रहा है तो फायदा हो रहा है, ये सुनो, तो इन्वेस्ट कर लेना चाहिए भाई। तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आपकी कंपनी को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट कर ले, इससे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। इसे चाहे तो कॉपी कर लें, बात करते हैं इंशाल्लाह।
सर ये 10% कहाँ से आया है, मतलब मार्केट में डिस्काउंट, ये सब सीखेंगे बेटा, ये तो भी सवाल में मैंने खुद दे दिया। आपके सिलेबस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा एक टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो इसकी तो फिलहाल टेंशन नहीं ले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कैसे आता है, अभी तो डायरेक्टली बस बता दिया आप। ठीक है जी। जी बेटा ये कॉपी हो गया। अच्छा एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, बात बहुत क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। हल्का सा डिफरेंस सुनिएगा, पहले तो क्लियर कर ले, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो आप पढ़ रहे हैं ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। कौन सा डिसीजन? लॉन्ग टर्म। हल्का सा फर्क बताता हूँ, वैसे तो बहुत फर्क है कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हल्का सा फर्क सुनिएगा। लिसन, ये मार्कर कितने का बनेगा, कॉस्टिंग, ये मार्कर कितने का कॉस्टिंग, जिस प्लांट से ये बनता है उस प्लांट में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फर्क क्लियर हो? ये कितने का बनेगा, कॉस्टिंग, यही पढ़ते हैं हम लोग भाई। जिस प्लांट से ये बनेगा उस प्लांट में इन्वेस्ट करें या ना करें, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा सा आइडिया, फाइनेंशियल मैनेजर काफी बड़ी बात कर रहे हैं, वो ये तो बात ही नहीं कर रहे ना। कितने का बनेगा, कॉस्टिंग, जिससे बनेगा उसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गाइड अगर 12% है तो 0.893797 और 712, 12% पे फैक्टर है वो 0.89379771 है। तो मैं रीड कर रहा हूँ डेटा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, प्रोजेक्ट की लाइफ 3 इयर्स है, टाइम T1 T2 T3, सेल्स 60 80 68, वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स है, फिक्स कॉस्ट 10 10 10 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। एनपीवी निकालनी है, सब लोग अटेम्प्ट करें जैसे भी समझ में आ रहा है।
42,009 जी। बाकी बच्चे चलो देखते हैं जी। देखते हैं क्या आ रहा है सबके पास। T0, T1, T2 और T इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? सेल्स 60, 80। बेटा वेरिएबल कॉस्ट लें 15, 18, 20, 20 और ये 24 है। देन 20,000 फिक्स कॉस्ट 10, 10 और नेट कैश फ्लोस आ जाएंगे 50, देन 30, $32,000 को 0.893 से मल्टीप्लाई करें। तो नेट ऑफ करके एनपीवी पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है? कितनी? चेक करें भाई, देख लें सब बच्चे। और अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? क्योंकि इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ, इसे कॉपी कर लें, फिर मैं वो लाइन लिखवाता हूँ, लिखना क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आया था। ये आवाम को आना चाहिए यार, सारे ऑनलाइन चलेंगे। व्हाट इज दिस? जो बच्चा फिजिकल क्लास लेने है उसके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए, फिर वो भी ऑनलाइन चला जाएगा कुछ दिनों के बाद। हाँ, इस पे ध्यान दो आप। रिफ्रेशमेंट का तरीका ये होना चाहिए कि बच्चे घर से खाने बना के लाए जो स्कूल में होता था, वन डिश पार्टी। घर पे बर्थडे चल रहे होते। जुड़ा आंसर आ गया। इसके नीचे बेटा एक लाइन लिखें आप। असल में जो एनपीवी होती है ना, ये एक फोरकास्ट एनपीवी होती है, एक्चुअल थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है एक्चुअल। लिखें forecast NPV of this project is positive कितना? 42009. Forecast NPV of this project is positive
42,009. Therefore, company should opt this project it will increase the wealth of shareholders. भाई ऑप्ट कर लो यार, ये क्या करेगा? ये आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाएगा। सर हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो वेल्थ तो बढ़ेगी ना भाई, कम थोड़ी होगी। वेल्थ तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ। अब सवाल कि हम शेयर होल्डर्स की बात क्यों कर रहे हैं? जवाब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुझे बता दें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर तो आएगा सर, शेयर होल्डर नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक और चीज हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। बस टाइम है अभी। कैसे सवाल आ गया एक बच्चे का सवाल, सर 50,000 को नेगेटिव क्यों रखा था? रखते हैं हाँ यार। बेटा क्लियर कर लें, इनिशियली आपको पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो जब इन्वेस्ट करूंगा तो शुरू में क्या होगा? आउटफ्लो होगा ना यार, उसके बाद इनफ्लोस आएंगे। बेटा क्लियर हुआ? स्टूडेंट का एक सवाल है, बेटा क्लियर हो गया? जी उन्हें क्लियर हो गया। अभी भी 1 मिनट बाकी है। नहीं यार मैं बात करता हूँ सर से, नहीं मैं बात करता हूँ, ये हफ्ते में 2 दिन 2-2 घंटे हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, आपको ज्यादा आना नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? या आप ज्यादा आना चाह रहे हैं? ये भी एक बात। हाँ ज्यादा कर लें सर, 1.5 घंटे 3 दिन ही बुला रहे ऐसा। हाँ अब 2 घंटे मिल जाए, मिलते नहीं है ना यहाँ पे, ये बड़ा सा। और भी टीचर्स है ना यार। बड़े सेहत का भी बड़ा ख्याल रखें, आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ, अल्लाह रहम कर। पहले कोविड, अभी डेंगू शुरू हो गया। चलें बेटा फिर हम इसको आज थोड़ा कम ही कर लेते हैं एज यूजुअल। नेक्स्ट क्लास अब देख लें क्या टाइमिंग्स हैं, कब है आइडिया नहीं है मुझे। कल कितने बजे? 3:30 से? कल 3:30 से 4:45 बस। फिर कल हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो तो पहले होगी ना मेरे ख्याल से। 200 ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ब्रेक होगा यार।